अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हम लोग डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल फार्मूलों की डायमेंशन को मालूम किया था। मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर को हम लोगों ने मालूम करने का तरीका सीखा और इसके साथ साथ कुछ इक्वेशंस या कुछ फार्मूलों को हमने प्रूफ किया था कि वो अपनी नेचर के लिहाज से करेक्ट है। आज हम उसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। लास्ट टाइम आप याद करें हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है उस हवाले से हमने बात की थी कि वो अपनी नेचर के लिहाज से करेक्ट होता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, यानी अगर कोई चीज़ स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दी जाए और फिर उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट की जाए तो इस सूरत में जो स्प्रिंग की वाइब्रेशन होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है वो पहले हम एक फार्मूले की सूरत में लिखेंगे और फिर साबित करेंगे कि ये फार्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है। फार्मूला आप लोग जानते हैं, जब कोई चीज़ स्प्रिंग के साथ कनेक्ट की जाए तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय फोर्स या स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ टी का मतलब तो टाइम पीरियड है, 2 मैथमेटिकल नंबर या मैथमेटिकल कांस्टेंट है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं है। पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट है। स्क्वायर रूट के अंदर m जो ऊपर लिखा हुआ ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आपने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है, और नीचे क्या चीज़ मौजूद है k का मतलब है फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर टाइम पीरियड के लिए टी ऑलरेडी मौजूद है। डायमेंशनल एनालिसिस में टाइम होना चाहिए तो वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, इसको फिलहाल हम ऐसे ही लिख देते हैं। राइट हैंड साइड पर 2 पाई, इसको आगे चलकर हमें इग्नोर करना होगा और हम ये बात पहले ही समझ चुके हैं कि जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स या मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं चूँकि उनकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई नेचर नहीं होती, यही वजह है कि उनके ऊपर हम फिजिकल डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई नहीं करते। तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 पाई को यूं ही लिखा, स्क्वायर रूट में ऊपर लिखा हुआ है मास। इस स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने छोटी क्लास में एक लॉ पढ़ा था, वो लॉ कहलाता है हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक ने उसको पेश किया था और बताया था कि जब किसी स्प्रिंग के साथ कोई बॉडी कनेक्ट कर दी जाए तो फोर्स और एक्सटेंशन यानी जो खिंचाव पैदा हो रहा होता है उसके दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम k को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आप जानते हैं कि k बेसिकली फोर्स और स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका रेशो होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद आ जाएगा, F = kx। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, T = 2 पाई स्क्वायर रूट मास एज इट इज। ये यहाँ पर चूंकि डबल डिनोमिनेटर है और कल भी हम ये बात समझ चुके हैं कि जो सब डिवीजन होती है उसकी वैल्यू ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करती है। तो मल्टीप्लाई करवाए थे हम m को और x को आपस में, नीचे क्या लिखा हुआ है फोर्स। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश मौजूद है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि T = 2 पाई स्क्वायर रूट मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन यानी कि x डिवाइड बाय फोर्स। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स की जो क्वांटिटेटिव नेचर होती है वो क्या है, ma। जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, मास से मास को कैंसिल कर देते हैं तो T = 2 पाई स्क्वायर रूट। यहाँ पर x का मतलब क्या बताया मैंने, एक्सटेंशन, जो खिंचाव पैदा होता है, या अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो कितना फासला कंप्रेशन के दौरान कवर कर रहा है, x उसी डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है। यानी फर्ज कीजिए कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और मैं इसके साथ अगर एक बॉडी को कनेक्ट कर देता हूँ तो बॉडी को कनेक्ट करने की सूरत में अब सूरत हाल कुछ यूँ हो सकती है कि स्प्रिंग के लूप्स के दरमियान फासला बढ़ेगा और स्प्रिंग किसी नई पोजीशन पर फर्ज कर लीजिए पहुंच गया। तो इसने ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसको हम क्या कहते हैं, x डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट के दरमियान का जो फासला है उसको हम यहाँ क्या कह रहे हैं, x।
तो इसके ऊपर वही नेचर अप्लाई होगी जो लेंथ की नेचर होती है। तो इसी वजह से हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लेंथ यानी कि l। और एक्सीलरेशन की डायमेंशन हम मालूम कर चुके हैं, फॉर्मूले के जरिए भी आपको सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ l डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ वेलोसिटी। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या बन जाती है, l ओवर टी स्क्वायर। यहाँ अगेन l से l कैंसिल आउट हो गया। तो आगे हम देखते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर बनते जा रहा है। यहाँ फिर वही बात कि डबल डिनोमिनेटर है, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ऊपर l कैंसिल, बीच में l कैंसिल, तो इनकी जगह पर 1 आ गया। इट मीन्स अगर मैं टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाकर यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 1 होगा, 1 से टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को और स्क्वायर रूट को हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। जब कैंसिल कर देंगे तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। इस 2 और इस पाई के हवाले से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये मैथमेटिकल नंबर्स या फिर मैथमेटिकल कांस्टेंट है और इनकी डायमेंशन नहीं होगी। तो हम कल भी ये स्टेटमेंट लिखते रहे हैं कि इग्नोरिंग 2 पाई सिंस इट इज डायमेंशन लेस, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। जब हम 2 पाई को इग्नोर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर एक ही नेचर की क्वांटिटी मौजूद है। इससे साबित हुआ कि सिंपल पेंडुलम की तरह स्प्रिंग के साथ अगर हम किसी चीज़ को करेक्ट कर देते हैं तो स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी अपनी नेचर की वजह से करेक्ट होता है। फॉर्मूले में फ़र्क ज़रूर है, कल सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले में ऊपर लेंथ और नीचे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मौजूद था। आज ऊपर मास और नीचे हुक्स लॉ के मुताबिक स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट मौजूद है। थोड़ा सा स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट को मजीद रिवाइज करता हूँ ताकि फॉर्मूले को समझने में आसानी हो। फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? देखिए, मैंने स्प्रिंग के साथ इस बॉडी को कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब जो फोर्स अप्लाई करूँगा मैं, वो फोर्स डिपेंड करेगी कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है। स्प्रिंग लोहे का बना हुआ है, स्प्रिंग कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है या किसी और मेटल का बना हुआ है। जिस तरह की स्प्रिंग की मटेरियलिस्टिक नेचर होगी तो हम उसी तरह की फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसीलिए हुक्स लॉ के मुताबिक के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि स्प्रिंग की बुनियाद पर फोर्स उसी पर डिपेंड कर रही है। तो हमने के को सिंप्लीफाई किया, डबल डिनोमिनेटर थे, लॉजिक अप्लाई की, इसको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करवाया, फोर्स को सिंप्लीफाई किया, मास से मास कैंसिल किया। एक्स मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग का खिंचाव है यहाँ पर, जो कि 2 पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है। यही वजह है कि एक्स के लिए लेंथ यूज़ किया और एक्शन हम पहले ही मालूम करते आ रहे हैं एल ओवर टी स्क्वायर। अगेन डबल डिनोमिनेटर, ये सही डिवीजन है, नॉर्मल डिवीजन, ये उसकी सब डिवीजन है। तो टी स्क्वायर को ऊपर ले जाकर 1 से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इस सूरत में टी बचा। अब इस 2 पाई को चूंकि मैथमेटिकल कांस्टेंट ही इग्नोर किया तो दोनों साइड पर एक ही नेचर की फिजिकल क्वांटिटी आ गई हमारे पास। साबित हुआ कि स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किए गए बॉडी का जो टाइम पीरियड होता है वह अपनी नेचर के लिहाज से करेक्ट है बाय फॉर्मूला। थैंक यू। यहाँ तक प्रैक्टिस करें और आने वाली जो डायमेंशन है, आने वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज या इक्वेशंस हैं वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर भी दूंगा, तो आप उसकी भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके।